कैफ़े में और हम 12th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम करेंगे बचे हुए 8 क्वेश्चन हमारी पहली वीडियो में हो चुके हैं और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि जैसे जैसे मेरा सिलेबस बढ़ता जाता है आपका साथ साथ कवर होता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 9th क्वेश्चन से। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिजॉर्टेड टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। जो हायर ऑर्गेनिज्म है उन्होंने सहारा लिया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी उनके बॉडी में। वाई, ऐसा क्यों? इसका आंसर है ऑल्दो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मोर टाइम एंड एनर्जी। इस पता है हमें कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इन्वॉल्व करता है बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी को, मतलब ये टाइम और एनर्जी को कंज्यूम करने वाली प्रोसेस है। हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिजॉर्टेड टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। दिस helps introduce new variation in the progeny through the combination of DNA from two different individuals। जैसे क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थे, इसकी वजह से इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लिया। उससे क्या हुआ कि जो डीएनए था दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का वो कम नई वेराइटी बनी, आप कह सकते हो। इससे क्या होता है फिर, दीज वेरिएशंस अलाउ द इंडिविजुअल टू कोप विद वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये इंडिविजुअल्स को हिम्मत देती है, वेरिएशन अलाउ करती है कि वो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए मतलब सुटेबल हों, उससे वो लड़ सकें। अगर कोई दिक्कत उन्हें होती है तो वो वेरिएशन उनकी बॉडी में जो हुई है वो उन्हें उससे कम्पीट करने में हेल्प करती है। दस मेक द ऑर्गेनिज्म बेटर सूटेड फॉर एनवायरनमेंट। इसलिए ऑर्गेनिजम्स को उस एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल बनाता है, वो वेरिएशन ज़रूरी है। वेरिएशन ऑल्सो लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ बेटर ऑर्गेनिज्म। इस वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है बेटर ऑर्गेनिजम्स का, नए नए तरह के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। देयरफॉर प्रोवाइड बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। इसीलिए ये सर्वाइवल के चांसेस को भी बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट प्रोवाइड जेनेटिक डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड। जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता। जैसा जेनेटिक मेकअप पेरेंट का था वैसा ही जेनेटिक मेकअप उनके ऑफस्प्रिंग का होता है। इससे वेरिएशन तो पैदा नहीं होती। वेरिएशन पैदा नहीं होने की वजह से वो एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल भी नहीं रहते, क्योंकि एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज होती जाती हैं और अगर ऑर्गेनिज्म वैसा का वैसा ही रहे तो वो कैसे लड़ेगा। आप अपने से ही लगा लें, अगर आप इस मौसम में जिस तरह से रह रहे हो, क्या आप सर्दी में भी ऐसे ही रह सकते हो? नहीं, आप नहीं रह सकते। आपको भी चेंज होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आपको वार्म क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है, वुलन क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है, तो आप अपने आप में बदलाव कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिजम्स को ऐसा करने में दिक्कत होती है, वो नहीं कपड़े कैरी कर सकते, उनको नहीं नेचर ने इतना ज्ञान दिया है। लेकिन फिर भी उनका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें वेरिएशन अपने आप आ जाती है। उनमें हो सकता है कि वो उनको ज़रूरत ही ना पड़े, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप ही ढल जाएं। इसलिए देयरफॉर सच इंडिविजुअल्स आर मोर ससेप्टेबल टू चेंज इन एनवायरनमेंट। इसलिए वो ससेप्टेबल होते हैं अगर चेंज होता है एनवायरनमेंट में। तो लैक ऑफ वेरिएशन इंश्योर दैट सक्सेसिव generations are identical genetically and therefore less likely to contribute to evolution। इसलिए जो asexual reproduction की वजह से जो जनरेशन पैदा होती है वो इवोल्यूशन में बहुत कम योगदान देती है। ठीक है। एक्सप्लेन वाई मियोसिस एंड गेमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। जो मियोसिस एक प्रोसेस होती है और गेमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, वो इंटरलिंक्ड किस तरह से होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे हैं। सबसे पहले आपको मियोसिस का मतलब समझना पड़ेगा। मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो रिडक्शनल डिवीज़न है। रिडक्शनल डिवीज़न, सपोज यहाँ पे क्रोमोसोम का हाफ हो जाना, यहाँ पे सपोज 2 क्रोमोसोम है, मियोसिस हुई। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ये डिवीज़न हो गया तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। लेकिन ये
हमें बताना है कि गेमेटोजेनेसिस से वो किस तरह से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, माइटोसिस रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड होती है और उसके जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहते हैं डॉटर जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस इसलिए एक प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, गैमेट बनते हैं, गैमेट प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का। व्हाइल द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड, किसी भी ऑर्गेनिज्म से अगर प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स तो वो हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट्स को वो क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड होता है ऑर्गेनिज्म, और जो गैमेट्स बन रहे हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। Therefore, producing haploid gametes, the germ cells of an organism undergo meiosis। इसलिए जो germ cells हैं वो क्या करती हैं, वो meiosis से ही gametes produce करती हैं, जर्म सेल होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस करवाया है क्लास 11th की बायोलॉजी में। डिफरेंस की एक सीरीज़ है जिसमें जितने डिफरेंसेस हैं आपकी बायोलॉजी में उतने सारे मैंने करवा दिए हैं, और जो आते जाएंगे आगे मैं उनको करवाती जाऊंगी, लेकिन उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि जर्म सेल्स किस तरह से हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे कि मियोसिस में भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और जो गेमेटोजेनेसिस है वो उसमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन ये इंटरलिंक्ड इसलिए है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो जर्म सेल्स हैं वो वो मियोसिस शो करती हैं, मियोसिस से ही वो डिवाइड करती हैं, इसलिए ये इंटरलिंक्ड है। समझ गए आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th है, आइडेंटिफाई ईच पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज़ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। देखिए जो हैप्लॉइड होंगे वो कौन से होंगे, जो सोमेटिक सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। जितने भी रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं वो सारे डिप्लॉइड होते हैं। इतने हिंट हैं आपके पास, अगर आप एग्जाम में कोई भी चीज़ देखते हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। जो डिप्लॉइड होगी वो क्या हो सकती है, ओवरी हो सकती है। एंथर भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इसलिए ये 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। एग भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इसलिए ये क्या है, एग जो है, एग और स्पर्म जो होते हैं ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, समझ गए। बाकी सोमेटिक सेल्स जितनी होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। अब देखिए जो एग है वो भी हैप्लॉइड है, मतलब एन है, और जो पोलन है, पोलन में क्या होता है, स्पर्म होता है। फ्लावरिंग प्लांट का स्पर्म जो है वो पोलन होता है, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये भी हैप्लॉइड होगा। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जब ये जाइगोट बना देंगे तो उसमें डिप्लॉइड बन जाएगा, वो 2n हो जाएगा, ठीक है। मेल गैमेट्स हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, ठीक है, क्योंकि जाइगोट एक एग से और एक स्पर्म से मिलके बना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, मेंशन इट्स डिसएडवांटेज, और इसकी खामियां क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन एन एक्सटर्नल मीडियम, जनरली वाटर। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, कोई भी फीमेल है उसके बॉडी के अंदर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, इसलिए वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ज़्यादातर ये पानी में होता है, जैसे फिश है, फ्रॉग है, स्टार फिश है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, वैसे ही आप सोच सकते हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। देखिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, है ना, और चांसेस हैं कि उसको कोई प्रीडेटर, चांसेस है कि वो ऑर्गेनिज्म बनने के बाद भी उसका सर्वाइवल ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नेचुरल क्लैमिटीज़ उसको हार्म कर सकती है, नुकसान कर सकती है, तो ये सभी इसके डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए आंसर में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग हैव लेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो एग होता है उसके चांसेस भी कम होते हैं फर्टिलाइजेशन की। ऐसा नहीं है कि जैसे ही एग रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज हो गया, नहीं होते उसके चांसेस। This can lead to wastage of the large number of egg
प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ एग विल नीड टू प्रोड्यूस बाय द फीमेल टू अकाउंट फॉर द वेस्टेज ऑफ द एग इन वाटर। इसलिए जो फीमेल होती है उसको बहुत ज़्यादा अंडे देने पड़ते हैं ताकि वो वेस्टेज जो है वो उसकी भरपाई हो सके किसी तरह से। कोई ना कोई तो एग फर्टिलाइज होगा और उसको उसके बच्चे मिल जाएंगे, उसकी प्रोजेनी मिल जाएगी। दिस रिक्वायर मोर एनर्जी। इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है, बेचारी फीमेल परेशान हो जाती होगी इतने सारे अंडे पैदा करने में। फर्दर देयर इज़ एन अब्सेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंटल केयर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। और इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चे बनते हैं, उनको पेरेंटल केयर नहीं मिलती। बाकी सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, चाहे जैसे अंडे देती हैं चिड़िया वगैरह, वो अपने बच्चों की देख रेख कर सकती हैं। लेकिन इस तरह के केस में जो पानी में बहाव के साथ कहीं कहीं जा रहे हैं, मम्मा को पता ही नहीं चलता कि तेरा बच्चा कहाँ से बना और कहाँ से प्रेडेटर उसको खा गए, या फिर वो पेरेंटल केयर उसको नहीं मिलती है, विच रिजल्ट इन द लो रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द प्रोजेनी। जिसकी वजह से जो प्रोजेनी है उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें जूस्पोर और जाइगोट के बीच में डिफरेंस शो करना है। जूस्पोर क्या होता है? इट इज़ मोटाइल सेक्सुअल स्पोर दैट मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ये मोटाइल सेक्सुअल स्पोर है जो जूस्पोर ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जूस्पोर, और ये हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। अब जाइगोट क्या है? नॉन मोटाइल डिप्लॉइड सेल है। देखिए पहले ही बता दिया, जूस्पोर क्या है? हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी, लेकिन जाइगोट जो है ऑलवेज डिप्लॉइड होगा, क्योंकि वो हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म से फ्यूज करने से बनता है, तो वो 2n हो जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है जूस्पोर, और ये हमेशा डिप्लॉइड होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जो जूस्पोर है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और वो मोटाइल होता है फ्लैजिला की हेल्प से। डिप्लॉइड भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है। जाइगोट आपको पता है ह्यूमन बीइंग में भी होता है, हायर एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है। इसलिए जो जाइगोट होता है वो नॉन मोटाइल है, उसको फ्लैजिला की ज़रूरत नहीं है, वो डिप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, हमेशा डिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि गेमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस जो है उसमें क्या डिफरेंस है, आपको बताना है। गेमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस देखते हैं। गेमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हैप्लॉइड मेल और फीमेल मतलब एन मेल और एन फीमेल गैमेट यहाँ पे बनते हैं फ्रॉम डिप्लॉइड मियोसाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं। आपको पता है कि हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल जर्म सेल से बनते हैं, और वहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस दोनों होती हैं, लेकिन ये जब बनते हैं तो इनमें मियोसिस होती है। गैमेट फॉर्मेशन जो होती है हैप्लॉइड होती है, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस अक्कर। यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस दोनों होती है, मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। जो डिप्लॉइड जाइगोट है उसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो फॉर्म्ड इज डिप्लॉइड, जो एम्ब्रियो बनता है वो डिप्लॉइड होता है, और यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होती है ना। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको 12th क्लास एग्ज़ाम है इसलिए सबने हवा बना रखा है, बाकी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे ही हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम 10 ईयर्स को सॉल्व करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द फ्लावर। डिस्क्राइब करना है अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को किसी भी फ्लावर में। फर्टिलाइजेशन के बाद एक फ्लावर में क्या चेंज होता है हमें वो बताना है, इसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसमें एक एक अगर चीज़ को हम समझाते हैं। इसमें यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फर्टिलाइजेशन लिख के उसमें एरो लगा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि पहले ये फर्टिलाइजेशन को समझा रहा है। प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट क्या करता है, कई बार डिवाइड करता है जिससे एम्ब्रियो बनता है। जब ये जाइगोट बन जाता है 2n हो जाता है, तब इसमें बहुत सारे डिवीज़न होते हैं इस तरह से, और ये कई सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है
वो सीड बनाता है। आपने देखा होगा कि ओवरी इस तरह से होती है, इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं इस तरह से जो गोल गोल दाने से होते हैं और वो सीड बनाते हैं। सीड के पास एम्ब्रियो होता है जिसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसे सीड कोट कहते हैं। ठीक है, जो किससे बना है ये आपको याद होना चाहिए कि ओव्यूल से बनते हैं सीड। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर ढका हुआ होता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग को सीड कोट कहते हैं। जैसे ही सीड ग्रो करता है फर्दर, उसके फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो गिरना शुरू कर जाते हैं और गिर जाते हैं। दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ द ओवरी, जिसकी वजह से ओवरी जो है हमारी उसकी ग्रोथ होती है। ओवरी क्या है? ये जो फीमेल पार्ट है उसे जिसमें ओवल प्रेजेंट होते हैं वो ओवरी होती है। विच एनलार्ज एंड राइपन्स टू बिकम ए फ्रूट। ये क्या है? बड़ी हो जाती है साइज में और जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट को अगर डिफाइन करना हो आपको दो शब्दों में, तो फ्रूट इज अ राइपन्ड ओवरी। पकी हुई ओवरी जो है वो फ्रूट है और सीड क्या है? ओव्यूल है, राइपन्ड ओव्यूल। फ्रूट विद थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। और जो ओवरी की जो थिक वॉल होती है उसे कहते हैं पेरिकार्प। आपको समझ आ गया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं। इसमें जो हमारी ओवरी है और जो व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? बाई मतलब दो, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब दो फ्लावर्स। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए फिर आपने कलेक्ट करना है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को आपके नेबरहुड से विद द हेल्प ऑफ योर एंड फाइंड आउट द कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और इसमें बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि आपसे पूछ लें कि बहुत सारे एग्जाम नाम दे देंगे आपको 3-4, उसमें से पूछेंगे कि इनमें ए सेक्शुअल फ्लावर्स कौन से हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से हैं, है ना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्टैमन और पिस्टिल होते हैं। स्टैमन पिस्टिल फ्लावर की जो पार्ट है, इसको समझने के लिए आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जो बाइसेक्सुअल है, उसके एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो चाइना रोज का प्लांट होता है वो, मस्टर्ड ब्रासिका जो होती है हमारी सरसों होती है वो, पिटूनिया हाइब्रिडा जो सीजनल प्लांट होता है पिटूनिया का, उसको जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर बात करें तो सबसे पहले पपीता आपको याद आना चाहिए, क्योंकि जब भी घर में पपीता ग्रो करते हैं वहाँ पे दो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, क्योंकि एक प्लांट फीमेल होता है और एक मेल प्लांट होता है, तो उनके फ्लावर्स भी ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन याद करते हो, आप समझना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव सेशन लें तो उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी चैप्टर का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, मैं वहाँ से आपकी तैयारी शुरू करवा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव साइंस कैफ़े।